वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज गोज लॉ के लेक्चर नंबर 2 में अपन थोड़ा वो डिस्कस करेंगे गोज लॉ को, और उसके बाद करेंगे गोज लॉ के क्वेश्चंस, और फिर एंड में आज अपन डिस्कस करेंगे गोज लॉ की एक एप्लीकेशन। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो बच्चों, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एकदम अच्छे से समझ लिया था, सारे डाउट्स वहाँ अपने क्लियर हो गए थे, और अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन भी किए थे और वहाँ पे गोज लॉ का डेरिवेशन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उसको जाके देख लीजिए उस लेक्चर को अच्छे से, ताकि आपके जो बेसिक्स है वहाँ से सब कुछ अच्छे से विथ एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। तो अपन ने गोज लॉ प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला ये बना था अपना। तो अपन जो गोज लॉ की डेफिनेशन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं इस फॉर्मूले से? इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस। जो भी टोटल फ्लक्स होगा, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग पे, जो भी टोटल फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि जो गोज लॉ होता है वो सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आगे आपको बताएंगे, सब समझ में आएगा। तो जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, वैक्यूम में, क्योंकि ε0 अगर अपन ले रहे हैं परमिटिविटी तो वैक्यूम की हुई, इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स होता है टू द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस। ये जो Q यहां पे अपन बात कर रहे हैं ये क्या है? टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस। उस सरफेस के अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो होता है अपना Q। टोटल चार्ज कितना भी हो सकता है, आप एल्जेब्रिक सम करके निकालेंगे कि टोटल चार्ज वहां कितना है, तो वो आपको क्या देगा? फ्लक्स देगा। ठीक है, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं एक बार कि ये सब अपन ने, ये जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव किया था, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं। ध्यान रखना भाई, गोज लॉ जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज होता है, आगे बताएंगे आपको कैसे। तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं आपको कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोज लॉ की हेल्प से अपन ने कैसे फाइंड आउट किया था और कैसे गोज लॉ का फॉर्मूला डिराइव किया था। अपन ने एक स्फीयर कंसीडर किया था जिसके सेंटर पे कोई प्लस Q सोर्स चार्ज अपन मान के चल रहे थे, और इसकी जो रेडियस थी वो रेडियस क्या थी? R अपन ने ली थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी आउटवर्ड होगी एवरी डायरेक्शन में ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, तो अपन ने आउटवर्ड डायरेक्शन में सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हर जगह बच्चों आउटवर्ड होगी। यहां भी आउटवर्ड, यहां भी आउटवर्ड, यहां भी आउटवर्ड, जो कि सेंटर में चार्ज रखा हुआ है। फिर यहां पे अपन ने कंसिडर किया था एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन अब अपन जानते हैं क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दी सरफेस इन द केस ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। तो ds वेक्टर अपन ने यहां पे माना था, ds वेक्टर। ठीक है, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो अपना क्या हो जाएगा? k mod of q by r²। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दी थी। उसके बाद अपन ये बोल रहे थे कि जो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो यहां पे इंटीग्रल मेथड अपन ने यूज लिया। इस छोटे से एलिमेंट से एसोसिएटेड जो छोटा सा फ्लक्स था वो d फाई था, वो निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो कंप्लीट फ्लक्स जो अपना है इस कंप्लीट बॉडी के एसोसिएट निकल गया। तो देखो d फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अपना? ई डी एस कोस थीटा। डायरेक्ट राइट डाउन कर रहा हूं मैं अब। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास में मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा हर जगह कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना होता है? 1। तो अपना डी फाई क्या बना बच्चों? यहां से ई डी एस। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डी एस। इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पुट कर दिया, तो क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेशन हुआ मोड ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू
ds। के भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा और रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर लेके चले गए। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट थी, तो बाहर लेके आ गए। तो के मोड ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में अपना बचा था ds। इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस ds का मतलब था जो कंप्लीट सरफेस एरिया है, ds सरफेस एरिया किसका है, छोटे से एलिमेंट का। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया अपन ने यहां पे पुट किया था, कितना होता है बच्चों, के मोड ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये अपन ने पुट कर दिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब 4 पाई आर स्क्वायर पुट किया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मैं इधर लिख देता हूँ। अपना फ्लक्स जो है वो निकल रहा है यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स कांस्टेंट, और ये मोड ऑफ क्यू जो है आपका एज इट इज है, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आपका 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई अगेन कैंसिल, जो टोटल फ्लक्स बना वो क्या बना आपका, मोड ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, अपनी गॉस लॉ की एक्सप्रेशन है। यहां पे देखो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आप मोड का साइन लेके चलते हो तब भी सही है, अगर आप नहीं लेके चलते हो तब भी सही है, क्योंकि अपन जानते हैं जो फ्लक्स होता है बेसिकली वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल। लेकिन यहां अगर अपन मोड लेके चल रहे हैं तो फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए आप ब्रैकेट में इनवर्ड या आउटवर्ड जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो यूज लोगे। अगर जो चार्ज है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। तो जो फ्लक्स होगा आप उसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, आउटवर्ड। मतलब कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका फ्लक्स वहां पे बन रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज टोटल कंटेंट है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड। तो उस केस में जो फ्लक्स आप लिखोगे उसकी कुछ वैल्यू और आप ब्रैकेट में लिख दोगे इनवर्ड। बेसिकली ये भी सही है। और अगर आप इस पे मैग्नीट्यूड नहीं लेके चलते हो तो यहां पे ये सिंपली ये फॉर्मूला बनेगा आपका, और ये भी ठीक है। इस फॉर्मूले में जो Q है अगर वो पॉजिटिव होगा टोटल चार्ज कंटेंट तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर टोटल चार्ज कंटेंट नेगेटिव होगा तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कब होगा, जब अपना चार्ज टोटल कंटेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये भी सही है। और अगर आप मैग्नीट्यूड लेके चलते हो तो वो भी सही है। वहां पे ध्यान रखना इनवर्ड और आउटवर्ड वर्ड्स का यूज लेना होता है, दोनों अपनी जगह सही है। तो ये अपन ने इस तरीके से जो गॉस लॉ है वो डिराइव किया था। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन अ वैक्यूम कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द सरफेस। सरफेस में कितना टोटल चार्ज इंक्लूड है, कितना चार्ज कंटेन है, उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। अगर बात करें बच्चों मीडियम की, तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूं भाई वैक्यूम के लिए ये बना, तो मीडियम के केस में ε0 किससे रिप्लेस हो जाता है, एप्सिलॉन से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। ठीक है, इनमें रिलेशन आप जानते हो, एप्सिलॉन और ε0 में क्या होता है, जो परमिटिविटी होती है मीडियम की वो k टाइम्स होती है टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की, या आप बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी εr टाइम्स होती है टू द ε0 के। तो आप यहां पे ये पुट कर सकते हो कि जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, k टाइम्स टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये देखिए जो फ्लक्स था इन द केस ऑफ वैक्यूम और ये जो फ्लक्स है इन द केस ऑफ मीडियम, कौन सा ज्यादा होगा, ये देखो ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला, ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर में k आ गया तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा होगा। अपन जानते हैं भैया जब भी मीडियम डाल देते हैं स्फीयर के अंदर, मीडियम डाल दिया तो मीडियम डालने का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज करना। रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज अ रिजल्ट डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई तो फ्लक्स भी अपना क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, है ना, तो उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, आपका ज़्यादा फ़ोन चलाना, टीवी देखना,
बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये सब कम हो जाता है। वैसे यहाँ पे परमिटिविटी बढ़ाने का मतलब सिंपल सा रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना, तो आपकी जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फ्लक्स है, वो सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे टू द के टाइम्स, एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो ये बात हुई सिंपल से गोज लॉ की। अब देखो गोज लॉ की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज आप थोड़े से ध्यान में रखना। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो गोज लॉ होता है वो साइज पे इंडिपेंडेंट होता है। समझ गए? जो गोज लॉ साइज पे इंडिपेंडेंट होता है, किसके? उस सरफेस की साइज के। अच्छा, जो सरफेस होता है जिससे आप टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हो, उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? गॉसियन सरफेस। वो सरफेस जिसके एसोसिएट आप फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हो गोज लॉ अप्लाई करके, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो जो गोज लॉ होता है वो उस गॉसियन सरफेस की साइज के इंडिपेंडेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी शेप पे इंडिपेंडेंट होता है। साइज पे भी इंडिपेंडेंट होता है और शेप पे भी इंडिपेंडेंट होता है। अब ये कैसे हुआ? देखो, आपको वन बाय वन जो कंसेप्ट है यहां का वो बता देते हैं। पहले बात कर लेते हैं बच्चों साइज की, कि गोज लॉ जो है वो साइज पे इंडिपेंडेंट कैसे है। आपने सरफेस का साइज चेंज किया तो क्यों फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगी? साइज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? देखो, सिंपल सा अजम्पशन करवाते हैं आपको। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मान लीजिए कोई भी स्फीयर आपके पास में, जिसकी रेडियस आपके पास में r दी हुई है, उसके सेंटर पे जो चार्ज है, मान लो कोई भी चार्ज q रखा हुआ है, और उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, मान लेते हैं वो फ्लक्स आपका फाई है। आपको ये बोला जाता है कि इस स्फीयर की रेडियस जो है वो इंक्रीज कर दी जाए, सपोज 2 टाइम कर दी जाए। ये जो इस स्फीयर की रेडियस है ये अपन ने इंक्रीज कर दी, मतलब स्फीयर का साइज इंक्रीज कर दिया। तो इन दैट केस चार्ज जो है वो अपन ने सेंटर पे सेम रखा है जो पहले था, क्यू चार्ज जो अपन ने पहले था वही रखा है। तो इस बार जो आपका फ्लक्स है उसमें बच्चों क्या चेंजिंग होगी? ये सिंपल सा अजम्पशन आप करके देखिए। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे? बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई सर, अगर साइज इंक्रीज हुई है तो फ्लक्स तो डिक्रीज होना चाहिए। बेसिकली यही करते हैं भाई। फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पे डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, दैट मीन फ्लक्स भी कम होगा। अरे नहीं, बट ऐसा नहीं होगा सर, दिल तोड़ दिया ये बोल के। ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर अपन गोज लॉ से देख रहे हैं, सुनना एक बार अच्छे से, तो गोज लॉ अपन ये बोल रहे हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गोज लॉ में कहीं भी डिस्टेंस पे, रेडियस पे डिपेंडेंसी नहीं है फ्लक्स की। मतलब कि आप रेडियस इंक्रीज भी करोगे तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब कंफ्यूजमेंट आना स्टार्ट हो रही है, अब कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अपन ने तो ये भी लिखा था कि जो फ्लक्स होगा वो E.ds होगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे R पे डिपेंडेंसी नहीं है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। अब सुनो अच्छे से, आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। देखो, आप सपोज करो, पहले मान लो ये छोटा वाला स्फीयर है जिसपे चार्ज Q रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि मैंने यहां पे कोई सरफेस पे एरिया एलिमेंट लिया है, ठीक है। और इस एरिया एलिमेंट से मान लेते हैं कि 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास आउट कर रही है, और जो टोटल फ्लक्स है इस सरफेस का वो कितना है? मान लो बच्चों 100 है। कितना है? 100 है। सपोज कर रहे हैं, मान लो 100 है, मतलब कि पूरे सरफेस से 100 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट कर रही है, और इस एक से मान लेते हैं कि 4 कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे बात करो, यहां पे मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब समझना बात, मैं वही आइडेंटिकल एरिया एलिमेंट यहां लेता हूं, उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो इस बार आप ये सोचिए, क्या इससे रिलेटेड फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा? पहले साइज जो है वो छोटा था,
तो जो इस एलिमेंट से पास आउट होने वाला फ्लक्स था, मान लेते हैं 4 था, टोटल 100 था। चार्ज वही है, बस इसकी साइज बढ़ा दी। तो साइज बढ़ाने से क्या हुआ, अब इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कम पास आउट होंगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, क्योंकि इस पे इंटेंसिटी भी तो लेस हो गई। तो यहां मान लो 2 ही पास आउट हुई। अब एक बात सोचिए, जब मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो क्या नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स भी इंक्रीज हुए? भाई चार्ज वही है, वही टिंगू सा चार्ज है, जो टिंगू सा चार्ज आपने यहां रख रखा था वही यहां रख दिया, इसको सरफेस को इंक्रीज कर दिया। तो सरफेस को इंक्रीज करने से यहां नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स भी तो इंक्रीज हुए। भाई यहां आप देखिए कितने नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स होंगे, मान लो एक में 4 है और यहां पे 100 है, तो कितना हुआ, इसमें डिवाइड देके निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स अपने यहां पे बने। ठीक है, 25 बने, कितने बन जाएंगे 25। एक में से 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, इसका फ्लक्स 4 है और टोटल 100 है, तो कितने एरिया एलिमेंट्स बने 25, तभी 100 होगा। अब यहां पे देखिए आप कि आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उतने ही आइडेंटिकल से पास आउट करेंगी क्रॉस सेक्शन से वो कम हो जाएंगी, 2 हो गई। तो इस केस में जो नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स है वो भी तो इंक्रीज हो गए, क्योंकि टोटल फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, टोटल फ्लक्स तो सेम ही रहेगा भाई 100। हाँ ये हो सकता है इससे इसको पहले कुछ ज्यादा मिल रहा था, अब इसको कम मिल रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स भी तो ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स कितने हो गए 50, पहले 25 थे, एक में से 4 पास आउट कर रहे थे, टोटल 100 था। चार्ज वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बनेगी, बस फर्क ये पड़ा कि साइज इंक्रीज करने की वजह से उस एरिया एलिमेंट में से अब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी, मतलब कि उसका फ्लक्स कम हो गया, बट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स भी तो इंक्रीज हो गए ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से या नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स भी तो इंक्रीज होंगे। तो यहां पे अगेन आप देख लो जो फ्लक्स है वो कितना रहेगा, सेम ही तो रहेगा, क्योंकि चार्ज सेम है। जब तक आप इस चार्ज के साथ में छेड़खानी नहीं करोगे, जब तक आप इस चार्ज में चेंजिंग नहीं करोगे बच्चों, तब तक फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा। अब समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए आप एक बात इसको, मान लो आपके पास में 800 रुपए हैं, 800 रुपए आपको 2 मोबाइल रिचार्ज करने हैं। अब 2 है तो दोनों का मोबाइल रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा, लॉकडाउन में परेशान हो गए, तो आपने ये 400 के दोनों पे रिचार्ज करवा दिए, समझना। अब सेकंड कंडीशन में आपको देता हूं कि आपके पास में अमाउंट उतना ही है, चार्ज उतना ही है, अमाउंट उतना ही है, लेकिन इस बार आपको 1 2 3 4 4 मोबाइल रिचार्ज करने हैं। तो अब आप कैसे करोगे, 200 कर दोगे, 200 का इसका किया, 200 का इसका, 200 इसका, 200 इसका। तो हुआ क्या, पहले किसी इंडिविजुअल को 400 मिल रहा था, अब उसी इंडिविजुअल को बेचारे को 200 मिल रहा, क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ गया, क्वांटिटी भी तो बढ़ गई आप देखो, लेकिन टोटल जो चार्ज है, टोटल अमाउंट है वो तो सेम ही रहा। आपके पास पहले भी 800 ही थे, आपके पास अभी भी 800 ही है ना। तो आपने 2 में ऐसे डिवाइड किया तो 4 में आप ऐसे कर दोगे। एक इंडिविजुअल को हो सकता है कि कम अमाउंट मिले, लेकिन टोटल तो उतना ही बनेगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी यहां पे इंक्रीज हो रही है। अब समझ में आया? वही काम यहां पे चल रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या हुआ कि आर इंक्रीज हो गया, तो उससे किसी एलिमेंट से पास आउट होने वाली फील्ड लाइंस तो कम हुई, लेकिन टोटल फ्लक्स तो उतना ही रहा, क्योंकि चार्ज तो वही है, चार्ज के साथ अपन ने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इस तरीके से जो साइज पे डिपेंडेंसी गोज लॉ की नहीं होती, साइज चेंज करने पे फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती, अगर उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है तब। कैसे कैसे समझाना पड़ता है बच्चों आपको भी, तब समझ में आता है। तो साइज पे यहां से अपन बोल सकते हैं डिपेंडेंसी नहीं हुई। थोड़ी सी अगर मैं देखो प्रैक्टिकल सेंस में बात करूं, तो प्रैक्टिकल सेंस में अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये आपके पास स्फीयर है, आपने इस स्फीयर
कि रेडियस को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मान लो ये लो भाई, चार्ज आपने वही रख रखा है छुटकू सा यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे भी वही छुटकू सा प्लस क्यू। अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में बच्चों बात करूं तो बिल्कुल इस केस में फ्लक्स में चेंज होगा। भाई आप ये समझिए कि इसकी वजह से यहां सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर बोल दोगे आप। अब आपने इसकी रेडियस 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी इस बार, तो रेडियस 10 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0.0000 इस टाइप से हो जाएगी। दैट इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल ही हुई। इतना बड़ा कर दिया आपने उसको कि इसके सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही नेग्लिजिबल हो गई, तो उस केस में प्रैक्टिकल सेंस में आपका फ्लक्स भी क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। वही बात आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां मैं अर्थ पे एक सोर्स चार्ज रख रखा है, उस अर्थ पे जो मैंने सोर्स चार्ज रखा है, मान लो मैंने कोई भी अर्थ पे सोर्स चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और मैं मून पे कोई टेस्ट चार्ज रख दूं। अब मैं ये करना चाहता हूं कि उस मून पे इस सोर्स चार्ज, अर्थ वाले सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं हुई है अर्थ और मून के बीच की, तो कुछ ना कुछ आप ये बोलते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। ये आर जो है वो बहुत बड़ा हो गया है बट इनफाइनाइट नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी, इस टाइप से 0.0000। दैट इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, जो कि प्रैक्टिकली जीरो ही है, टेंड्स टू जीरो है, नेग्लिजिबल है। वैसे ही यहां पे जो फ्लक्स भी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकली जीरो। कॉमन सेंस में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, उसकी स्लाइटली अगर अपन इंक्रीज कर दें या डबल कर दें तो उस केस में फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गोज लॉ अपना साइज इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात यही आप समझ लो शेप की, अगर साइज वाला फंडा समझ में आ गया तो शेप में कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर यही मान लो मेरे पास में स्फीयर है, यही उसकी रेडियस आर थी, मैंने क्या किया, इसको हथौड़े से पीट पीट के इसकी शेप खराब कर दी, मान लो कुछ भी शेप बना दी बेचारे की, मार मार के, ये लो यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से मरोड़ दिया, कुछ भी शेप बना दी इसकी। तो अब इस केस में भी ये देखो आप, चार्ज तो वही है सोर्स चार्ज सेंटर पे जो उस स्फीयर वाले केस में था, बस अपन इसकी शेप को बिगाड़ दिया, तो फ्लक्स में थोड़ी ना चेंज होगा। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे आप जो पहले एलिमेंट ले रहे थे और अब यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो उनमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट में चेंजिंग हो सकती है, बट नेट फ्लक्स गोज लॉ टोटल फ्लक्स बता रहा है। ये टोटल फ्लक्स तो क्या रहेगा, जब तक इस क्यू को आप चेंज ना करो सेम रहेगा। हो सकता है इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उससे जो फ्लक्स है वो कम ज्यादा हो सकता है मे बी, बट टोटल फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 100 था तो यहाँ भी 100 रहेगा, फील्ड लाइंस उतनी ही पास आउट करेगी जितनी पहले कर रही थी। स्पेसिफिक पर्टिकुलर एलिमेंट में चेंजिंग हो सकती है। तो ये बात हुई शेप पे डिपेंडेंसी की। तो गोज लॉ जो होता है वो साइज इंडिपेंडेंट भी होता है और शेप इंडिपेंडेंट भी होता है। अब समझो, जो अपन ने गोज लॉ की डेफिनेशन लिखी थी पहले, उसमें लिखा था क्लोज्ड सरफेस, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था कि क्लोज्ड सरफेस के लिए गोज लॉ एप्लीकेबल होता है। सिर्फ क्लोज्ड सरफेस ही क्यों भाई, ओपन सरफेस क्यों नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है, अगर मान लो ये कोई ओपन सरफेस अपन लेते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं, और ये मान लो कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, तो यहां इसकी शेप या साइज चेंज करने से फ्लक्स में चेंजिंग होगी। समझ रहे हो? जबकि अगर आप 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस लेते हो तो उसकी शेप या साइज आप कुछ भी चेंज करो तो फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगी, वो सेम रहेगी। जब तक आप उसको ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं कर देते तो सेम रहेगी। लेकिन 2 डायमेंशनल में आपका इफेक्ट होगा, अगर आप उसकी सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो फ्लक्स बेसिकली उसमें से इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये बात हुई शेप और साइज इंडिपेंडेंसी की। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज यहां हो जाते हैं कि भाई अपन ने एक ये फॉर्मूला फ्लक्स का निकाला है बेसिक फंडा, अपन ने एक गोज लॉ से फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कब यूज लेना है और सर ये कब यूज लेना है। एक बात ध्यान रखिए, गोज लॉ ऑलवेज क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई होगा, क्योंकि अगर सरफेस ओपन हो गया तो फिर तो साइज और शेप पे चीजें डिपेंड करने लगेगी।
ये जो फंडा है ये आपका क्लोज्ड पे भी हो सकता है एज वेल एज ओपन पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने सरफेस को, किसी भी क्लोज्ड सरफेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, मे बी यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, अपन एक क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, तो वहां पे आप ये फंडा यूज लोगे क्योंकि आपको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है। और अगर उस सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको उस चार्ज के बारे में पता है कि कितना चार्ज डाल रखा है, तो आप गोज लॉ यूज लोगे। समझ गए? तो वहां पे आप गोज लॉ यूज लोगे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कुछ पता चल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप ये यूज लोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय आपको चार्ज दे रखा है कि उसको अंदर कितना डाला हुआ है, तो आप ये यूज लोगे। इन द केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस आपका गोज लॉ यूज होता है, और ये आपका क्लोज्ड और ओपन दोनों सरफेस के लिए यूज हो सकता है। तो ये सिंपल से इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, गोज लॉ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपका ये क्वेश्चन 15 में आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई स्फीयर दे रखा है, उस स्फीयर के अंदर कुछ एनक्लोज्ड हैं, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एनक्लोज्ड हैं, जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम को डायपोल। तो किसी भी स्फीयर जिसकी कुछ भी रेडियस दे रखी होगी, इट डजेंट मैटर, उसके अंदर क्या रखा हुआ है? एक डायपोल रखा हुआ है। बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं है। तो इस फ्लक्स से, इस स्फेरिकल सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो आपको बताना है। कितना फ्लक्स इससे एसोसिएटेड है, इससे थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। तो फ्लक्स अपन गोज लॉ से बोलते हैं मोड ऑफ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होता है। अपन जानते हैं कि किसी भी डायपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, दैट इज 0। तो टोटल चार्ज जब एनक्लोज्ड 0 हो गया, मतलब बॉडी के अंदर ये मान के चलो कि नेट कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी नेट चार्ज बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, तो उस केस में फ्लक्स भी अपना क्या हो जाएगा बच्चों? 0। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ना उसके अंदर फ्लक्स होगा। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है एकदम, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो 13 में आया हुआ है। आपको एक शेप दे रखी है, ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस आपको दे रखा है, ठीक है। इस क्लोज्ड सरफेस का आपको डायग्राम दे रखा है। यहां पे चार्ज रख रखा है प्लस ऑफ 2q, यहां पे चार्ज रख रखा है माइनस ऑफ q, ये सरफेस एस दिया हुआ है, यहां पे चार्ज रख रखा है प्लस ऑफ 3q। ये क्लोज्ड सरफेस है। अब इस क्लोज्ड सरफेस में आपको बताना है कि इससे पास आउट करने वाला फ्लक्स जो है वो कितना होगा, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो वही सिंपल सी बात, जब भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर आपको चार्जेस दिए हों तो आप वहां से नेट चार्ज निकाल लो और डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट कर दो। जब तक आपको नहीं दे रखा उसके अंदर मीडियम क्या है, तब तक आप वैक्यूम मान के चलोगे। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना बना, प्लस 2q माइनस ऑफ q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q बाई एप्सिलॉन। ये जो चार्ज है ये तो सरफेस के बाहर है, ना कि सरफेस के अंदर। तो जो सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड नेट चार्ज है अपन को तो वही देखना है गोज लॉ से। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो अपना q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। ये यहां से जैसे एक सिंपल क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस 2q है और एक आपका चार्ज है प्लस ऑफ q। दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम है। ये जो चार्ज है वो आपका सिचुएटेड है a,0 पे, और ये जो आपका चार्ज है प्लस ऑफ q ये सिचुएटेड है आपका 4a,0 पे, ठीक है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 3a,0, बेसिकली 3a दे रखी है आपको। कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस 3a है और ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। आपको डिटरमाइन करना है कौन सा चार्ज उसके अंदर है कौन सा उसके बाहर है।
तो जो नेट फ्लक्स होगा रिलेटेड टू दैट स्फीयर वो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल फ्लक्स उस कंप्लीट स्फीयर से कितना होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ थोड़े से बनाने पड़ेंगे। ये यहाँ पे 0 0 हो गया ओरिजिन। जो रेडियस है स्फीयर की बच्चों ध्यान दीजिए 3a,0 है, तो मैंने ये स्फीयर बना दिया और ये जो इसकी रेडियस बनी कितनी है 3a, मतलब कि ये पॉइंट क्या हुआ 3a,0, तभी तो ये जो रेडियस होगी वो 3a बनी। ठीक बात है। जो -2 की चार्ज रख रखा है वो रख रखा है a,0 पे, ये 0,0, ये 3a,0। अब जैसे यहाँ पे कहीं पे आप मान लो कि ये हो जाएगा आपका a,0, फिर यहाँ कहीं पे आपका हो जाएगा 2a,0, फिर 3a,0, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4a,0। ऐसे तो चलेंगे। तो 4a,0 पे क्या रखा हुआ है +q चार्ज रखा हुआ है, और a,0 पे आपका कौन सा चार्ज रखा हुआ है बच्चों माइनस ऑफ, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -2q। आपको इस स्फीयर से जो इस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स कितना होगा मोड ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज कंटेंट यहाँ पे कितना है बच्चों, देखो ये वाला जो चार्ज है वो इस स्फीयर के बाहर है, अंदर जो चार्ज है वो तो a,0 -2q है। तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो कि जो फ्लक्स होगा वो -2q/ε0 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप ये भी बोल सकते हो अगर मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हो कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 2q/ε0 होगा। बट एक बात ध्यान रखो, ये जो टोटल चार्ज कंटेंट है वो नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवार्ड होगी, तो आप इसके ब्रैकेट में यहां लिख दोगे इनवार्ड, मतलब कि ये फ्लक्स जो है वो इनवार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं है, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहां डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका यहां से नेट फ्लक्स टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट, एक अच्छा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा करवाएंगे जिसमें 2 डायमेंशनल सरफेस पे गोज लॉ अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आपको 2 स्फीयर दिए हुए हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, एक स्फीयर आपको दे रखा है S1, एक स्फीयर आपको दे रखा है S2। इसकी जो रेडियस है स्फीयर की वो है बच्चों R2, इसकी जो रेडियस है वो है बच्चों R1। ठीक है, इसके सेंटर पे अंदर वाला स्फीयर जो है उसमें आपको दे रखा है जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है Q चार्ज एनक्लोज्ड है। बाहर वाला जो स्फीयर है उस पे कितना चार्ज है, उसमें चार्ज है 2Q। आपको 2 स्फीयर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। स्फीयर S1 ऑफ R1 enclose a net charge Q if there is another concentric sphere S2 of radius R2 such that आपको दे रखा है R2 greater than R1, तो अपने डायग्राम ठीक बनाया है। enclosing charge 2Q, find the ratio of the electric fluxes through S1 and S2। इससे एसोसिएट जो फ्लक्स होगा जिसको अपन बोल देते हैं भाई φ1, इससे एसोसिएट जो फ्लक्स होगा जिसको बोल देते हैं φ2। तो अपन को फाइंड आउट करना है φ1 रेशियो φ2। पहली बात तो ये बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन आ रखा है 14 में और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है इफ अ मीडियम, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S चेंज, S1 स्फीयर S1 चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। जो S2 स्फीयर है यहां पे भी एयर है, फिलहाल ये S1 स्फीयर है इसमें भी एयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फ्लक्स है ये वाला φ1 थ्रू द S1 उसमें क्या चेंजिंग होगी अगर आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला मीडियम आप इंस्टॉल कर देते हैं S2 स्फीयर के अंदर। S2 स्फीयर में अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं, ये आपने इंस्टॉल किया S2 में, तो फ्लक्स जो चेंज होगा बताओ S1 का, दैट इज φ1, उसमें क्या चेंजिंग होगी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे हैं। तो देखो पहली बात तो ये कि
इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जो फाई 1 होगा वो कितना होगा, तो फर्स्ट स्फीयर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और आपको पॉजिटिव चार्ज ही दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड Q बाई एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो आपका फाई 2 होगा वो कितना हो जाएगा, ये S1 के लिए है, और अब बात करते हैं S2 की। तो S2 की जो रेडियस है वो R2 है, फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज कंटेंट कितना है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आपका S2 के लिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाई 1 रेशियो फाई 2, फाई 1 रेशियो फाई 2, तो दोनों को डिवाइड कर दे, रेशियो का मतलब सिंपली डिवाइड करना ही तो है, तो फाई 1 डिवाइड बाई अपन फाई 2 कर सकते हैं। तो जब अपन फाई 1 डिवाइड बाई फाई 2 करेंगे, यहां पे जो बाहर वाला S2 वाला सरफेस है उस पर क्या टोटल चार्ज कंटेंट 2Q ही होगा। भाई जो बाहर सर स्फीयर रखा हुआ है उसके अंदर देखो ये चार्ज है, प्लस उसके अंदर एक स्फीयर है जिसमें Q चार्ज है, तो टोटल चार्ज बाहर वाले के लिए कितना हुआ, एक गलती कर रहे हैं छोटे सी, प्लस Q और करना पड़ेगा अपन को, टोटल चार्ज एनक्लोज, तो बाहर वाले में तो देखो ये भी है ये भी है, अंदर वाले में सिर्फ यही एनक्लोज्ड है, ये इसके लिए बाहर हो गया और इसके लिए दोनों अंदर हो गए इसके, तो 2Q प्लस Q कर दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या फर्क पड़ा देखो 3Q बाई एप्सिलॉन नोट हो गया। चलो अब इनको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे Q बाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन नोट अपॉन, ये आपने डिवाइड कर दिया 3Q, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने के बाद में आपको आंसर कितना मिलेगा, Q से Q एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट, दैट इज 1/3। तो जो फाई 1 बाई फाई 2 का रेशियो आपका बना वो क्या बना, 1/3, 1/3 आपका यहाँ पे रेशियो बना। अब दूसरा क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है वो ये है कि अगर अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का कोई मीडियम इंस्टॉल कर दें सिर्फ स्फीयर S2 में, तो S1 के फ्लक्स में क्या चेंज होगा। अब देखो क्वेश्चन को घुमा रहा है सिर्फ ये, आप ये देखिए कि यहां पे अगर इसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का कोई मीडियम डाल दिया तो जो फाई 2 है उसमें चेंजिंग होगी, बिल्कुल चेंजिंग होगी, जो S2 से एसोसिएटेड फाई 2 था उसमें चेंजिंग होगी, लेकिन जो फाई 1 है जो इसके अंदर है जिसमें अभी भी एयर ही डाल रखी है, तो अब क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। भाई इसके साथ तो आपने कुछ छेड़खानी की नहीं, ना आपने चार्ज चेंज किया ना आपने इसकी परमिटिविटी चेंज की, आप तो इसकी परमिटिविटी चेंज कर रहे हो, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, वो भी इस चार्ज के लिए। ये जो चार्ज है वो तो इस स्फीयर में एनक्लोज्ड है, तो इस स्फीयर से रिलेटेड जो फ्लक्स फाई 1 है जो कि Q से रिलेटेड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगेन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही रहा। यहां एप्सिलॉन नहीं कर सकते क्योंकि ये बात कर रहा है S2 की और पूछ रहा है S1 की कहानी, समझ रहे हो, तो यहां इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन आपका आ रखा है 18 में, 3 नंबर का क्वेश्चन है, CBSE 18 में आ रखा है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर की साइड्स कितनी है, D है, स्क्वायर की जो साइड्स है बच्चों वो आपको D दे रखी है, ठीक है। अच्छा आपको ये बोल रहा है कि इसके सेंटर से जस्ट अबोव एक चार्ज रखा हुआ है Q, डिस्टेंस D/2 पे, ये सरफेस है, स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर D/2 डिस्टेंस पे आपने चार्ज Q प्लेस कर रखा है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ओपन सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, ध्यान देना इस चीज को। अब क्या पूछ रहा आगे आपसे, एज शोन इन द फिगर यूज गोज लॉ, स्पेसिफाई कर रहा है यहां पे ये कि आपको यूज गोज लॉ, आपको गोज लॉ यूज लेके क्या फाइंड आउट करना है, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस स्क्वायर से कितना पास आउट हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये कि फ्लक्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गोज लॉ। सेकेंड बात देखो क्या बोल रहा है बच्चों, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर
एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, कि अगर इस स्क्वायर की साइड्स जो है वो डबल कर दी जाए, ये लो डबल कर दी, मतलब कि d से जो 2d कर दें, और अगर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से चार्ज की, ये भी अपन d/2 की जगह d कर दें, तब फ्लक्स में क्या इफेक्ट होगा। ये 2 क्वेश्चन यहां पूछे हैं, 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन। पहले देखो कि आपको गोज लॉ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? गोज लॉ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। देखो अब अपन जानते हैं एक बात कि जो गोज लॉ यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही यूज होता है। आप ओपन सरफेस के लिए बेसिकली 99% केसेस में आप यूज नहीं लेते और ले भी नहीं सकते। गोज लॉ जो यूज होता है वो क्लोज्ड सरफेस की बात करता है, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए ही टोटल फ्लक्स बताता है कि कितना होगा। यहां पे आपको स्क्वायर दे दिया, उसके ऊपर आपको d/2 डिस्टेंस पे चार्ज q दे दिया। अब आप गोज लॉ की हेल्प से इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता बच्चों, तब आपका काम हो जाता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बता देता कुछ ये, तब आपका काम बन जाता। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू दे देता तो यहां से आपका काम आराम से हो जाता। इसका स्क्वायर जो एरिया होता है स्क्वायर का, वो कितना होता है, d² बन जाता और आपका काम हो जाता। आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी ले सकते थे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और ये भी ले सकते थे। लेकिन आपको स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बताया, आपको चार्ज दे दिया, और वो चार्ज जो है वो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, एंड द सरफेस इज 2 डायमेंशनल ओपन सरफेस। बोल रहा है कि गोज लॉ यूज लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन को क्रिएटिव बनना पड़ेगा, अपन को इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। अब समझना, चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये सोचो कि अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर से आप कौन सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कौन सी 3 डायमेंशनल से शेप बना सकते हो। तो आप बना सकते हो क्यूब। स्क्वायर से आप एक 3 डायमेंशनल क्या बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो। तो आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस 6 फेस होते हैं तो एक फेस आपका ये रखा हुआ है, आपको 5 फेस और रखने हैं। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज फिर क्या होगा, इसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो, ये ऐसे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो आप अगर इसको क्यूब बना के एनक्लोज कर देते हो, फिर आप इजीली गोज लॉ अप्लाई कर पाओगे। ये देखो, जैसे मान लो पहले क्यूब बना लेते हैं अपन यहां पे एक, ये आपका अभी पता चल जाएगा। देखो सरफेस, अब देखो ठीक है, सही है। ये देखो जो नीचे वाला सरफेस है जिसको मैंने शेडेड किया है, ये वाला सरफेस है, और साइड्स तो जो सारी क्यूब की होंगी वो d होगी। जो चार्ज था वो इसके सेंटर से कितनी हाइट पे था, q चार्ज d/2 हाइट पे था। ठीक है भाई, d/2 हाइट पे था। अब ये जो चार्ज है वो चार्ज देखो किस में एनक्लोज्ड हो गया, क्यूब में एनक्लोज्ड हो गया। तो अब ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, तो आप गोज लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आप कैसे अप्लाई करोगे गोज लॉ भाई, टोटल फ्लक्स जो एनक्लोज्ड है, जो पास आउट करेगा इस सरफेस से, कितना होगा, टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एप्सिलॉन नॉट। मोड लगाओ तो लगा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कितना बना, q/एप्सिलॉन नॉट, इतना ही बनेगा भाई। चार्ज कितना कंटेंट है, इतना एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या यहां खत्म हो गया। अब देखो यहां गलती करते हैं बच्चे, यहीं छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को कि जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा इस क्यूब से वो इतना होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, इतना होगा, आउटवर्ड होगा, आप ये भी लिख सकते हो, सही बात है। लेकिन एक चीज सोचिए, अपन को क्वेश्चन में फ्लक्स किससे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ इस एक सरफेस से। ये नीचे वाला जो सरफेस है इससे फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये जो फ्लक्स अपन ने निकाला है वो फ्लक्स कितने फेसेस से क्रॉस कर रहा है, 6 फेसेस से। अपन को निकालना है 1 से, मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि 6 फेसेस से कितना फ्लक्स फाइंड आउट करेगा, q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस एक फेस से कितना करेगा, एक फेस से कितना करेगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है, ना कि ये। तो आप यहां पे क्या करोगे कि भाई अगर 6 फेसेस से इतना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो ये जो गिवन सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा, ये बोल दो टोटल फ्लक्स है,
और ये बोल दो कि फाई 1 है जो कि इस सरफेस से पास आउट होने वाला फ्लक्स है, दैट इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स यहां पे इस सरफेस से पास आउट करेगा। तो ये बात हुई गॉस लॉ की। ये क्वेश्चन और बोल रहा है इसमें कि अगर मैं इस स्क्वायर की साइड जो है वो ट्वाइस कर दूं और इसकी हाइट भी ट्वाइस कर दूं तो फ्लक्स में क्या इफेक्ट होगा। अब देखो थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि अगर मैं इसकी हाइट ट्वाइस कर देता हूं d/2 से, तो ये जो पॉइंट चार्ज है वो इस ऊपर वाले फेस पे चला जाएगा, बट ये d भी तो अपन ने इंक्रीज किया है 2d, तो कंडीशन तो वही रही। ये नेट चार्ज जो रहेगा उसको अपन ने फिर से अगेन अंदर क्लोज कर दिया, समझ रहे हो, फिर से अंदर ही क्लोज रह गया। ये आपने ये यहां पे लेके आए। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि जो हाइट है इसकी सेंटर से वो मैं 3 टाइम कर दूं, दैट मीन्स, या मान लो यहां से मैं 4 टाइम कर दूं, तो 4 टाइम करने पे चार्ज जो है वो इस एनक्लोज क्यूब के बाहर निकल जाता। 4q जो चार्ज है q वो इस एनक्लोज्ड सरफेस के बाहर निकल जाता, क्योंकि ये d है और ये 2d हो जाता है यहां पे। अगर आप इसको 4 टाइम करते तो हाइट को d/2 को अगर आप 4 टाइम करते तो आपका ये 2d हाइट पे हो जाता। 2d हाइट का मतलब है कि इस क्यूब के बाहर निकल गया, तो उस केस में फ्लक्स जो होता है वो 0 हो जाता, आप बोल सकते हो। लेकिन यहां पे कंडीशन को घुमा फिरा के वहीं लेके आ गया। ये क्या बोल रहा है कि आपने हाइट ट्वाइस की तो वो ऊपर वाले फेस पे चला गया, अभी भी अंदर एनक्लोज्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आपने उसकी साइड्स को भी डबल कर दिया, तो अगेन जो चार्ज है वो अंदर एनक्लोज हो गया। तो अगर वो अंदर एनक्लोज हो गया तो फिर से उस पर वही कंडीशन बन गई जो पहले दी हुई थी, दोनों चीजों को आपने डबल कर दिया, तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो फ्लक्स होगा वो q/6 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ये अपन ने किया गॉस लॉ के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं बच्चों गॉस लॉ की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ की हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे थ्रू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज तो करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। तो ये अपन बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की। आज ये एक एप्लीकेशन अपन डिस्कस करते हैं। देखो, एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर मान लेते हैं कि अपन अपने पास में है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर अपने पास में है, समझना, स्ट्रेट है, लॉन्ग है, और वो लॉन्ग इतना भी हो सकता है कि वो इनफाइनाइट हो। इट मे बी गो टू इनफाइनाइट और मे बी नॉट, कोई जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट ही हो, लॉन्ग वायर है। तो ये इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर आपके पास में है। इस पे मान लेते हैं अपन कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वायर है तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कैसा होगा बच्चों, ऑब्वियसली लीनियर होगा। तो लीनियरली चार्ज जो है इस वायर पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ठीक है, अपन को इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पे जो इससे डिस्टेंस R पे होना चाहिए, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ, बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अपन को किसी भी पॉइंट P पे इस R डिस्टेंस की वजह से क्या, इस R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस चार्ज्ड वायर की वजह से बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अगर अपन को यूज लेना है तो एनक्लोज करना पड़ेगा चार्ज को, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां अपन एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपन यहां पे कंसिडर कर रहे हैं बच्चों। ये सिलेंड्रिकल सरफेस अपन ने यहां पे कंसिडर कर लिया, ये मान लो। अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो सरफेस 3 पार्ट्स से मिलके बना हुआ है, पहले भी डिस्कस किया था। 2 तो इसके ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं जिनको अपन लिड्स बोल सकते हैं, ढक्कन बोल सकते हैं, ठीक है।
हाँ, वो वाला ढक्कन नहीं जो लोग आपको बुलाते हैं, ये ढक्कन जो सिलेंडर पे लगे होते हैं। तो दो तो इसके ढक्कन है जो दोनों क्लोज्ड है दोनों तरफ से, और एक इसका ये कर्व्ड सरफेस है। मान लेते हैं ये इसका जो सरफेस है ऊपर वाला, ये फर्स्ट सरफेस है, ये नीचे वाली जो लीड है इसकी मान लेते हैं ये अपनी सेकंड लीड है, सेकंड सरफेस है, और एक थर्ड सरफेस ये होगा क्लोज्ड सरफेस। जैसे मान लो कि ये अपने पास में सिलेंडर है, तो इसका एक ये इधर वाला लीड, एक ऊपर वाला लीड, और एक एक क्लोज्ड सरफेस, पूरा क्लोज्ड सिस्टम है। तो तीन टाइप के सरफेस से मिलकर अपना बना है। अब तीनों सरफेस पे देखो 1 बाई 1 मैं क्या करूंगा, एरिया एलिमेंट्स लेके चलूंगा। मान लो यहां एक पॉइंट कोई P1 है, यहां मान लो कोई पॉइंट P2 है, यहां मान लो कोई पॉइंट P3 है। तीनों सरफेस पे 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। इस पॉइंट से मैंने मान लो कि एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट के एसोसिएट भी मैंने एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, और यहां पे भी एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब बात यह है कि इन एरिया एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन है बच्चों वो किधर लेनी है, जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है बच्चों वो किधर लेनी है। आज थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशंस में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आज लाइटिंग कंडीशंस में। तो P1, P2 और P3 तीन पॉइंट्स अपन ने कंसिडर किए, एक इसके ऊपर वाले ढक्कन पे, नीचे वाले ढक्कन पे, और एक इसके कर्व्ड सरफेस पे। तीनों पे 3 एरिया एलिमेंट मैं लूंगा। तो यहां जो मैंने एरिया एलिमेंट लिया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस अपन जानते हैं, दैट इज मैंने मान लिया कि DS1 वेक्टर। यहां पे जो मैंने एरिया एलिमेंट कंसिडर किया मान लेते हैं बच्चों DS2 वेक्टर, और यहां पे जो एरिया एलिमेंट कंसिडर होगा DS3 वेक्टर। कर्व्ड सरफेस पे हर जगह आउटवर्ड होगी, अंदर वाली अलाउड नहीं है। इस पे भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी और इस पे भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। अंदर वाली अलाउड नहीं है, इसमें भी अलाउड नहीं है, इसमें भी अलाउड नहीं है। ये तीन जो सरफेस है सिलेंडर की, तीनों सरफेस पे 3 एरिया एलिमेंट्स अपने कंसिडर कर लिए और इनके ये एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन बना ली। अब देखो ये जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। हर जगह परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही तो होगी। ये आपने यहां पे इस वायर पे ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रखे हैं, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो प्लस Q चार्ज पूरे पे आपने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इस वायर के हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, ऐसे ही तो होगी। ये आउटवर्ड बाहर की तरफ, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हर जगह। अच्छा, अब देखो ये बात हुई कंसिडरेशन की, तो स्टार्ट करते हैं। φ1 कितना होगा, φ1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। φ1 कितना होगा, जो फ्लक्स है इस सरफेस 1 का, ये सरफेस 1 है ऊपर वाला ढक्कन, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा भैया, तो आप बोल देते हो इंटीग्रेशन EdS cos थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और DS का मतलब DS1 हो जाएगा फॉर φ1। और इनमें एंगल कितना है, देखो ये ऐसे ढक्कन रखा हुआ आपका, ये एरिया एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया एलिमेंट। एंगल कितना बनेगा 90। और अपन जानते हैं इस केस में फ्लक्स 0 ही होता है। फ्लक्स अगर ऐसे या ऐसे होती इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनता, इस केस में अगर पैरेलल रखा हुआ है तो फ्लक्स 0 ही होगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि जो फ्लक्स रिलेटेड टू द फर्स्ट सरफेस है वो 0 होगा, और अदरवाइज आप जो एंगल देख सकते हो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे cos 90 0, तो फ्लक्स कितना 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो φ2 होगा, नीचे वाली जो क्रॉस सेक्शनल से एसोसिएटेड फ्लक्स है वो भी कितना होगा, ये आपका एरिया वेक्टर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 90, तो ये भी क्या बन गया 0। ठीक है, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कौन करेगा यहां पे, सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व्ड पार्ट, सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ बच्चों कर्व्ड पार्ट जो है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखो तो φ3 कितना होगा, EdS3 cos थीटा, थीटा कितना ले यहां पे थीटा। अब देखो ये DS3 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे
परपेंडिकुलर है, रेडियल है, तो एंगल कितना बनेगा 0, तो cos 0 कितना हुआ 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया बाहर और ds3 रह गया अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अच्छा, इस सिलेंडर की बच्चों जो लेंथ है वो अपन मान लेते हैं L है, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है, ये रेडियस वो मान लेते हैं कितनी है बच्चों, R है। और एक बात और बता दूं आपको कि ये जो आपका वायर है, इस वायर को एज ए एक्सिस ऑफ सिलेंडर मान के सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट किया अपन ने, ठीक है। ये जो वायर है इस सिलेंडर के एक्सिस पे है, और फिर अपन ने सिलेंडर कंसिडर किया है, तो ये रेडियस कितनी मान लिया अपन ने, R मान ली। ये चाहिएगी अपन को, किस लिए चाहिएगी, क्योंकि समेशन इंटीग्रेशन ऑफ ds3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट। तो कर्व्ड पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसकी जो नीचे की सरकमफ्रेंस है कितनी होगी 2πr, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो L। ये नीचे का आपका इसका 2πr हो गया जो इसकी सरकमफ्रेंस है, और ये आपका क्या होगा इसका L। तो इससे आपको कर्व्ड सरफेस की एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे अपन क्या पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds3 का मतलब कर्व्ड पार्ट का टोटल कंप्लीट सरफेस एरिया, और वो कितना होगा 2πrl। तो φ3 आपका कितना बना, फाइनली φ3 आपका बना E2πrl। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब बताओ भाई टोटल फ्लक्स कैसे निकालूंगा, इसको φ1 को, φ2 को और φ3 को, तीनों को ऐड कर दे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स जो अपन निकालेंगे फाई, वो कितना होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीनों फ्लक्स का एडअप कर देते हैं, ये वाला 0, ये वाला 0, और ये वाला कितना था E2πrl। ये आपका टोटल फ्लक्स बना। इसको इक्वेशन मान लेते हैं अपन ने 4 दे दी। अब देखो, अब लेते हैं गोज लॉ का यूज। जो गोज लॉ है उससे ये जो फ्लक्स है टोटल फ्लक्स, वो किसकी इक्वल होगा बच्चों, वो टोटल फ्लक्स इक्वल होगा mod ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। कितना टोटल चार्ज कंटेंट है अपॉन एप्सिलॉन नोट के, ठीक है। अब देखो ये टोटल चार्ज इसमें कितना एनक्लोज है अपन नहीं जानते। इस पूरे वायर पे पॉजिटिव 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 चार्ज रखा हुआ है, अपन को नहीं पता इसके अंदर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हुआ। हो सकता है यहाँ पे ये 1 कूलम 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम ऐसे 5 माइक्रोकूलम हो, 10 माइक्रोकूलम वो कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं पता। तो यहाँ अपन यूज लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट का। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, लैम्डा, जो कि क्या बोलती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यही तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा LCD जो अपन ने पढ़ी थी। तो यहां से देखो Q क्या बन जाएगा, आप बोलते हो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, तो Q क्या बना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा L। टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ इस L लेंथ में, इस सिलेंडर पे टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ, इतना लैम्डा L। तो यहां ये वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा पे मोड लग जाएगा, L तो पॉजिटिव ही बनना है तो L बाहर आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इस मोड को लेके चल सकते हो, नहीं भी चल सकते हो, दोनों सही है। तो जो फाई अपना फ्लक्स बना बाय यूजिंग द गोज लॉ वो इतना बना, और जो टोटल चार्ज कंटेंट था इस L लेंथ में वो कितना था, लैम्डा L। ओके, तो ये आप बोल दो इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 को बच्चों कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करने पे क्या होगा, देखो E2πrl इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L हो जाएगा कैंसिल, E इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ लैम्डा बाई R। ये आपका मैग्नीट्यूड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट P पे जो कि वायर से R डिस्टेंस पे है, समझ गए, जो कि वायर से R डिस्टेंस पे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका यहां ये बन जाएगा। अगर बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म की, मैग्नीट्यूड क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ लैम्डा बाई R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपना यहाँ पे बना। ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट
चार्ज वायर से बाय यूजिंग गॉस लॉ। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आप ये लिख सकते हो, देखो अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हो तो सिंपली आप या तो इस मैग्नीट्यूड को हटा दीजिए, यहां से इस मोड को हटा दीजिए। तो लेमडा अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है, लेमडा नेगेटिव होने का मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का मतलब क्या है, इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और अगर लेमडा अपना पॉजिटिव बनता है बच्चों, तो इसका मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। तो या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, और अगर आप मोड लेके चलते हैं हर जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर दो। मैंने यहाँ कोई भी यूनिट वेक्टर लगा दिया एन के, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, तो ये आपकी बन गई रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। एन केप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो वो आपका डिफाइन कर देना आउटवर्ड होगा। कब, जब लेमडा क्या हो, पॉजिटिव। अगर ये लेमडा पॉजिटिव है तो एन केप की डायरेक्शन आउटवर्ड लोगे, और अगर एन केप जो है वो आपका क्या होगा, इनवर्ड होगा, या बोल सकते हो नेगेटिव में होगा इसके कंपैरिजन में, अगर आपका लेमडा क्या है, नेगेटिव है। लेमडा नेगेटिव होने की वजह से चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, तो एन केप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन केप। दोनों तरीके आपके सही है। तो बच्चों आई होप आपको इन दोनों लेक्चर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक जो गॉस लॉ है उसकी बची हुई 2 एप्लीकेशंस के बारे में। तो आज के इस लेक्चर को बच्चों करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए एरो क्लासेस। थैंक यू।